इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में जहां हमने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा, उस पर चर्चा की। आज उसी के मुख्य बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर लें हम लोग पीछे के बिंदुओं को। पीछे इसके पहले के वीडियो में जो मैंने आप लोग को बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक समतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, उसके अलावा गोलीय दर्पण पे हमने चर्चा किया था। गोलीय दर्पण का चर्चा करते हुए उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में आप लोग को बताया था, जैसे अक्ष, ध्रुव, मुख्य फोकस दूरी इत्यादि बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी और विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया था। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे उस वीडियो से आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गोलीय दर्पण होता है वो दो तरह का होता है। एक दर्पण अवतल होता है, एक उत्तल होता है। जब इसके बारे में मैंने बताया था कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले की ओर हो, है ना, गोले की ओर हो, वो अवतल दर्पण कहलाता है। जबकि जिसका परावर्तक सतह गोले से दूर, मतलब गोले के बाहर प्रतीत हो, तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ये दो तरह के दर्पण के बारे में हम लोगों ने जाना। आज उसी में आगे बढ़ते हुए हम ये पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में कि किस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो जहां तक अवतल दर्पण की बात करें हम, तो जब अवतल दर्पण पे चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि जब अवतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है तो हम देखते हैं कि अलग अलग बिंदुओं पे हमें अलग अलग तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि बिंब को जिस बिंदु पे रखा जाता है, किसी खास बिंदु पे अगर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब किसी खास बिंदु पे प्राप्त होता है। उसका साइज, उसका मतलब कि वो उल्टा होगा या सीधा, ये सब तो आखिर ये सब डिसाइड कैसे होता है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग लेंगे। तो अगर अवतल दर्पण के बिंदुओं की बात करें तो अगर इसमें हम चर्चा करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसपे कि अगर बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब कुछ खास बिंदुओं पे प्राप्त होता है। जैसे अगर प्रतिबिंब बिंब अगर अनंत पे है तो उस तरह की वस्तु जो कि अनंत पे जिसका बिंब है उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर, मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। और ये जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक एवं उल्टा होता है, अत्यधिक छोटा, मतलब बिंदु साइज का होता है। उसके बाद अगर सी पर, यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वक्रता केंद्र जो है, वहां पर अगर प्रतिबिंब है, वहां पर अगर बिंब है सी से परे, फर्स्ट पोजीशन अनंत, सेकंड पोजीशन सी। जैसे अगर हमारे यहाँ उत्तल दर्पण है तो ये अगर हमारा वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र के परे, कहने का मतलब कि अलग अलग बिंदुओं पे अगर बिंब को रखा जाए तो प्रतिबिंब अलग अलग बिंदुओं पे प्राप्त होता है। तो आखिरकार इसको हम कैसे जानेंगे, कैसे इसका पता लगाएंगे कि एक बिंदु अगर एक बिंब अगर किसी खास बिंदु पे रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो इसके लिए होता क्या है कि किसी भी अवतल दर्पण में किरण आरेख का उपयोग किया जाता है। अब ये किरण आरेख क्या चीज है, तो देखिए, जब अवतल दर्पण के सामने किसी बिंब को रखा जाता है तो उस बिंब का हर एक छोटा पार्ट एक छोटे बिंब के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ये जो इसका छोटा पार्ट होता है उससे सैकड़ों किरणें निकल रही होती हैं जो दर्पण पे जाके परावर्तित होती हैं। कहने का मतलब कि जो पूरा बिंब है एक किरण का पुंज माना जा सकता है। उसका हर एक पार्ट कोई ना कोई किरण ऐसा उससे निकल रहा है जो कि अवतल दर्पण से परावर्तित हो सकता है। तो होता क्या है, किरण आरेख बनाने के दौरान हम क्या करते हैं कि किसी भी बिंब के किसी ऐसे दो किरणों को लिया जाता है जो कि स्पष्ट तौर पे दर्पण पे परावर्तित होते हुए प्रतीत हो, जिनको कि बड़ी आसानी से दर्पण पे परावर्तित किया जा सके, है ना। और उसके अलावा उन दो किरणों को लिया जाता है जिनका कि मिलना थोड़ा आसान है, जिसका मतलब आसानी से उनके मिलाप को हम दिखा सकते हैं या उनको जान सकते हैं। क्योंकि हम तो जानते हैं कि बिंब क्या है,
दो किरणें जहाँ पे मिलती हैं, दो या दो से अधिक किरणें जहाँ पे मिलती हैं, तो वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यानी एक बिंब का प्रतिबिंब हमेशा वहाँ पे बनेगा जहाँ पर दो या दो से अधिक किरणें आपस में मिलेंगी। उन्हीं दो किरणों की बात मैं कर रही हूँ कि हमको करना क्या है कि प्रतिबिंब बनाने में किरण आरेख जब हम खींचेंगे तो हम ऐसे किरण को लेने की कोशिश करेंगे जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। हम जान रहे हो उन किरणों के बारे में जिनको कि हम आरेख में ले रहे हैं कि अगर ये परावर्तित होगी तो इनका दिशा क्या होगा। तो अवतल दर्पण के परावर्तन के दौरान किरण आरेख के कुछ खास नियम हैं। लगभग 4 नियम हैं जो जिसके तहत किरणों का परावर्तन होता है एक अवतल दर्पण में। उसमें सबसे पहला नियम क्या है? अब ऐसा है कि इन सभी नियमों को अगर हम ध्यान में रख के किरण आरेख खींचे तो किसी भी बिंब की स्थिति से उसके प्रतिबिंब की स्थिति को बड़ी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो अवतल दर्पण में किसी प्रतिबिंब की स्थिति को जानने के लिए इस किरण आरेख की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आइए इस किरण आरेख के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें। तो किरण आरेख में क्या है कि सबसे पहला बिंदु क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, आप पिछला पार्ट रिमाइंड करिए, मैंने आपको क्या बताया था, C और P यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच जो काल्पनिक रेखा होती है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब के निरूपण में जो पहला नियम है उसमें क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण मुख्य, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर इसके ठीक पैरेलल में अगर कोई किरण परावर्तन के लिए जब दर्पण पे आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगा। कहने का मतलब आप यहाँ पे ध्यान दें, ये किरण जो है ये मुख्य अक्ष के समानांतर, इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण है। ये जब परावर्तित होती है दर्पण से तो कहाँ गिरती है? मुख्य फोकस से। यानी कोई भी किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। ये किरण आरेख का नियम नंबर 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से ध्यान देने योग्य बातें हैं। हर एक पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली, मुख्य फोकस मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, मैंने आपको क्या बताया था? ध्रुव के बीच एक बिंदु होता है जो मुख्य फोकस कहलाता है, जिसको कैपिटल F, बड़ी F से डिनोट किया जाता है। तो कहना है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात अक्ष के समानांतर निकलेगी। ठीक है, कोई किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यहाँ पे देखिए मैंने किरण आरेख को पहले से बना के रखा है, कोई भी किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। पहले नियम का ठीक उल्टा। पहले नियम में हमने क्या पढ़ा? कोई किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो हमेशा वो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसी तरह दूसरा नियम क्या है कि कोई किरण जब मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात हमेशा वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ठीक है, आप सोचिए कि अगर कोई किसी बिंब का प्रतिबिंब हम बना रहे हैं और किरण आरेख ले रहे हैं तो हमको दो स्थिति तो पता हो गया। इन दो स्थितियों में अगर हम किरणों को लेंगे तो वो उनका परावर्तन कैसे होगा उसका दिशा हमको कंफर्म मालूम है। अगर पैरेलल आएगा, कोई किरण अगर हम पैरेलल लेते हैं किसी भी बिंब के तो निश्चित रूप से वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, वैसे ही अगर कोई बिंब से कोई ऐसा किरण हम लेते हैं जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे तो निश्चित रूप से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ठीक है, उसी की तरह नियम नंबर 3, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र मतलब हमारा जो ध्रुव है, मैंने क्या बताया था कि गोलीय दर्पण एक गोले का पार्ट है, तो उस गोले का जो केंद्र होता है
जो कि मिरर का पार्ट नहीं होता, एक काल्पनिक बिंदु है, उस गोले का केंद्र है, लेकिन उस गोले का केंद्र है जिससे कि ये दर्पण बना है, जिसके पार्ट से ये दर्पण बना है। ठीक है, तो यहीं पे कहना है कि ये जो वक्रता केंद्र है ये हमारा उसी गोले का केंद्र हो गया। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, कंडीशन नंबर 3 कि अगर कोई किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र यानी कि सी से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। यानी अगर कोई किरण सी से होकर गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये है किरण आरेख के नियम। इसके बाद नियम नंबर 4 क्या है उसके बारे में चर्चा करें थोड़ा। नियम नंबर 4 में करना है अक्ष पर आपतित किरण। इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊं तो आपको बताऊं। मुख्य अक्ष पर आपतित किरण जो होती है वो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो मुख्य अक्ष को हम समझ रहे हैं, जरा सा उसका किरण आरेख किस तरह से खींचाएगा। तो रूल नंबर 4, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूं, मुख्य अक्ष पर आपतित किरण समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। राइट, अब इसको समझिए किरण आरेख के द्वारा कि ये मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। देखिए क्या करना है, ये हमारा कंकेव मिरर, ये हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया मुख्य फोकस। अब कहना है कि मुख्य अक्ष पर आपतित किरण, यानी कि मुख्य अक्ष हमारा ये ध्रुव, तो मुख्य अक्ष पर अगर कोई किरण आपतित होती है, ठीक है, तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो फिर परावर्तन मतलब जिस कोण से ये यहाँ पर आपतन होगा इसमें, उसी उतना ही कोण बनाते हुए इसका परावर्तन हो जाएगा। राइट, यानी अगर ये आई एंगल से यहाँ पे इंसिडेंस कर रहा है, इसका रिफ्रैक्ट मतलब परावर्तन का जो कोण होगा वो यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। मतलब जितने एंगल से इस जगह पे इसका आपतन होगा उतने ही एंगल से वो परावर्तित हो जाएगा, समान कोण बनाता हुआ वो परावर्तित हो जाएगा। तो ये थे हमारे अवतल दर्पण के किरण आरेख के नियम, जिसके तहत कि किसी भी वस्तु को अगर किसी निश्चित बिंदु पर रखा जाता है तो उसके प्रतिबिंब की प्राप्ति, मतलब उसके प्रतिबिंब के बारे में हम आसानी से जान सकते हैं कि किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए अब है कि इसके आगे हम ये जानें कि अवतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है, किन बिंदुओं पे बिंब को रखने से, और वो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है। तो देखिए अवतल दर्पण का क्या है कि मुख्यतः 6 बिंदुएं ली जाती हैं अवतल दर्पण में, जिनमें कि प्रतिबिंब की प्राप्ति मुख्य रूप से होती है। तो उन 6 बिंदुओं के बारे में हम आगे चर्चा करें। बिंदु में जैसे सबसे पहला हो गया कि अगर कोई भी बिंब अनंत पर है तब। अब कोई बिंब अनंत पर है तो इसका मतलब किरणें कहाँ से आएंगी, उसकी अनंत से ही आएंगी, इन्फिनाइट से आएंगी। तो अगर कोई किरण अनंत पे है, कोई पहला इसका जो पोजीशन मैं डिस्कशन कर रही हूँ, अवतल दर्पण में आपको बता रही हूँ कि मुख्यतः 6 पॉइंट होते हैं, 6 बिंदु होते हैं जहाँ पे बिंदु को रखने से प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है, जिसको कि हम लोग सही किरण आरेख बनाकर जान सकते हैं प्रतिबिंब के बारे में। तो आइए उसकी जानकारी लें।
सबसे पहला पोजीशन हम लोग क्या है, जब बिंब कहाँ पर है, बिंब अनंत पर हो। ठीक है, अनंत पर हो कि मतलब इन्फिनाइट है, वो कहाँ से आ रहा है पता नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वन बाय वन मैं चर्चा करूंगी इस पे सबका। तो सबसे ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ध्रुव हो गया, मतलब हर बार उन्हीं बिंदुओं को रिपीट करना है जो कि मतलब एक मिरर का मुख्य बिंदु होता है। उन्हीं बिंदुओं के द्वारा हम किरण आरेख को खींचेंगे। अब अनंत में मैं बात कर रही हूँ कि कोई वस्तु जब अनंत पर है, तो अनंत पर मतलब कहाँ से आ रहा है कोई पता नहीं लाइट का, ये आया पैरेलल मुख्य अक्ष के पैरेलल। अब आप किरण आरेख के बारे में याद करिए, आपने क्या सोचा था, क्या पढ़ा था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ जाती है, तो मुख्य फोकस पे जाती है। मतलब देखिए ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, राइट। मतलब जितना भी किरण, अब तो किरण है, हम तो मैंने बताया कि कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी बिंब है वो तो किरण आरेख का, किरण का पुंज है, बहुत सारी किरणों से निकल रही है। लेकिन होता क्या है कि किरण आरेख में मुख्य रूप से हम लोग दो किरणों को लेते हैं। तो ठीक है, एक ऊपर से लिया, एक नीचे से, यहाँ भी पैरेलल जाएगा, वही नियम है, जब परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है, फिर अगर एक किरण और मिले एक, तो उसका भी क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस, यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त होगा। अब देखिए बिंब अगर अनंत पर है तो किरणें अनंत से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो सबसे पहला तो पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है प्रतिबिंब का। ठीक है, स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, मतलब कि केंद्र पर। साफ दिख रहा है। हम लोगों ने क्या किया, किरण आरेख के नियम को फॉलो किया। इसके पहले जो हम लोगों ने किरण आरेख का नियम पढ़ा, उसका नियम नंबर 1 को हम लोगों ने फॉलो किया। ठीक है, अब स्थिति पता चल गया कि हमको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ। अब इस प्रतिबिंब के साइज के बारे में, मतलब ये किस तरह का प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसके बारे में, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बिंदु मात्र प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, मतलब कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। उसके अलावा क्या होगा, मतलब कि बिंदु साइज आप इसको बोल सकते हैं, मतलब बहुत छोटा। ठीक है, बिंदु साइज, ये हो गई इसकी साइज की बात। अब इसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा रहेगा, मतलब क्या नेचर होगा, वो उल्टा सीधा क्या रहेगा, तो ये जो प्रतिबिंब जो रहेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, राइट। ये हमको मतलब किरण आरेख के द्वारा हम लोगों ने ये पता कर लिया कि बिंब की स्थिति से कि उस बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा। ये हो गया पोजीशन नंबर 1। पोजीशन नंबर 2 की चर्चा करें, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब कहने का मतलब कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र से परे अगर हमारा बिंब है तो प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से परे। दूसरा पोजीशन नंबर 2 की चर्चा करें, जब बिंब वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र के परे हो। ठीक है, परे हो मतलब वक्रता केंद्र मतलब सी। तो इसमें क्या होगा, फिर वही हम कनकेव मिरर बनाएंगे, यानी अवतल दर्पण बनाएंगे। फिर मुख्य अक्ष ड्रॉ करेंगे, ध्रुव हमारा P हो गया, F हो गया और ये C हो गया। ठीक है, अब कहना है कि वक्रता केंद्र के परे है तब, तो वक्रता केंद्र तो हमारा C है, तो वक्रता केंद्र के परे होने का मतलब C के परे है अगर हमारा बिंब। ठीक है, तो आप
अब यहाँ पे बिंब यहाँ है, ये हमारा पॉइंट सी अगर मान लें, तो यहाँ पर दो किरण आरेख को अगर हम लेते हैं, तो एक अगर इसके हेड से ले पैरेलल, ठीक है, फिर वही नियम, अगर पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण जा रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी, तो ये एफ से गुजरेगी, ठीक है, राइट। अब क्या करें, अब दूसरा जो किरण है उसको हम लोग क्या करें, दूसरे किरण को हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, एक किरण को हम लोगों ने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसमें क्या नियम है, ये जहां से जाती है उसी दिशा के अनुदिश वो परावर्तित हो जाती है। अभी हम लोगों ने किरण आरेख के नियमों को पढ़ा ना, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हमारा वक्रता केंद्र से होती हुई जब कोई किरण आरेख जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में उसी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। तो जब ये किरण नंबर 1 लेंगे तो मुख्य फोकस होकर निकलेगी, किरण नंबर 2 लेंगे तो वापस परावर्तित हो जाएगी। तो ये मिल कहाँ रही है, आपको देख रहे हैं, ये मिल रही है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, मतलब कि सी और एफ के बीच में मिल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे साइज गड़बड़ा रहा है, तो ये हो गया, ठीक है, सी और एफ के बीच में। अब इसके पोजीशन की बात करें, तो सबसे पहले इसका स्थिति जो है, बिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, बिंब के प्राप्त होने की स्थिति क्या है, सी और एफ के बीच। ये बात तो समझ में आ रही है ना कि जब दो किरण आरेख आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे प्रतिबिंब का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया था, तो बस उसी नियम को मैं फॉलो कर रही हूँ और किरण आरेख के नियम को फॉलो कर रही हूँ। और पोजीशन से मैं मतलब हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं कि कोई भी बिंब का पोजीशन क्या है, तो प्रतिबिंब किस पोजीशन पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब हमारा सी के परे अगर कोई बिंब है तो वो जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, सी और एफ के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। और इसका नेचर प्रकृति क्या होगा, पहले साइज क्या होगा, इसका साइज होगा स्मॉल साइज होगा, मतलब कि छोटा होगा, यानी कि मतलब बिंब के साइज से प्रतिबिंब का साइज छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेचर प्रकृति क्या होगी इसकी प्रकृति होगी, ये वास्तविक होगा, ठीक है, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बस, ठीक है। करने का मतलब ये हमारा पोजीशन, मतलब जब बिंब वक्रता केंद्र के परे हो तो प्रतिबिंब हमको सी और एफ के बीच में मिलेगा, छोटे साइज का होगा, वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। पोजीशन नंबर 3 की चर्चा कर रहे हैं। पोजीशन नंबर 3 में क्या, जब ऑब्जेक्ट सी पर है, कहने का मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जो बिंदु हम लोग एक मिरर में इमेजिन कर सकते हो, सारे बिंदुओं पर एक बिंब को रखकर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होगा और कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब बिंब वक्रता केंद्र सी पर हो, ठीक है। अब इसका किरण आरेख कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर वही हम लोग एक कनकेव मिरर बनाएंगे, ठीक है, कनकेव मिरर बनाएंगे। मुख्य अक्ष ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया इसका फोकस और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। अब है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है अगर प्रतिबिंब तक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रतिबिंब, सॉरी सेंटर ऑफ नॉट प्रतिबिंब, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बिंब है तब, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर हम वही नियम करेंगे। पहला नियम, पहला किरण हम यहाँ से लेते हैं पैरेलल मुख्य अक्ष के, ये तो हम लोग बड़े से जान रहे हैं कि कोई भी किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है, राइट। कहाँ से गुजरी, फोकस से होकर गुजरी, ठीक है। दूसरा किरण कहाँ से गुजरेगा, दूसरा किरण हम मुख्य फोकस से होकर ले, मुख्य फोकस होकर गुजरेगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मुख्य फोकस होकर जब कोई किरण गुजरे तो परावर्तित होकर वो क्या होगा, वो परावर्तित होने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा। अब यहाँ पे हम ध्यान दें कि ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, ये जो दो किरण है आपस में कहाँ मिल रहा है, तो
उसी पोजीशन पे, यानी वक्रता केंद्र पर, यानी जहां पे बिंब है वहीं पे प्रतिबिंब की प्राप्ति हो रही है। यानी जब बिंब वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। और इसका अब हम लोग स्थिति क्या क्या है, इसका प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में कहाँ होगा ये, तो सी पर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र पर होगा। ठीक है, उसके बाद इसका साइज क्या होगा, साइज जो होगा वो सेम होगा, बराबर, मतलब जो बिंब का साइज है वही प्रतिबिंब का साइज होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है, इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति होगी ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। मतलब एक से आप गौर करिए, 3 पोजीशन हम लोगों ने पढ़ लिया अवतल दर्पण का। हर हालत में क्या है कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखें, अगले पोजीशन के लिए चले तो अब अगले पोजीशन में क्या है, जब बिंब सी और एफ के बीच में, सी और एफ यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, जब बिंब सी और एफ के बीच है। ठीक है, इसका कैसे किरण आरेख बनाएंगे, इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए फिर वही बात है, हम लोग एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे पी, एफ एंड सी, राइट। अब हम लोग हमने क्या कहा कि बियॉन्ड, मतलब कि जब बिटवीन सी और एफ इसके बीच में है प्रतिबिंब तक, सॉरी बिंब तक, इसका प्रतिबिंब कैसे होगा। फिर हम लोग इसमें वही रूल लगाए, सबसे पहला नियम, पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर एक मिल जाएगी, ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, ये गया फोकस से होकर निकली। दूसरा क्या है, एक किरण आरेख लें जो कहाँ से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो वक्रता केंद्र के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई किरण आरेख वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो उसी के अनुदिश तो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अब आप ध्यान दें, ठीक है, इस पोजीशन को आपने देखा। अब आप देखिए, सी और एफ के बीच में जब बिंब था तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, सी के परे। अब प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, सी के परे, यानी वक्रता केंद्र से आगे, है ना। उसका नेचर, उसका जो साइज रहेगा, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और उसका जो नेचर होगा, प्रकृति जो होगी उसकी बिंब की क्या होगी, फिर वही वास्तविक और उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, ये था पोजीशन नंबर 4। अब पोजीशन नंबर 5 की बात करें हम कि पोजीशन नंबर 5 क्या हो सकता है। तो सी और एफ के बीच में हम लोगों ने बिंब को रख के देख लिया, उसकी स्थिति को देख लिया, उसके साइज को देख लिया। अब हम बिंब को रखें एफ पर। अगर मुख्य फोकस पे कोई बिंब है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ठीक है, तो पोजीशन नंबर 5, जब बिंब एफ पर है यानी मुख्य फोकस पर है तो क्या होगा, फिर कनकेव मिरर हम लोग ड्रॉ करें। मतलब नियम, बस किरण आरेख की जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन किरण कहाँ से परावर्तित होगी, उसकी दिशा क्या होगी। तो अवतल दर्पण में किसी भी बिंब का प्रतिबिंब ज्ञात करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो पोजीशन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जब एक पर है तब। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब इसमें क्या है, फिर इसका नियम वही, पैरेलल लें हम, मुख्य अक्ष के समानांतर है, पहला किरण लें तो क्या हो, फोकस से होकर निकलेगा। ठीक है, ये निकला फोकस से होकर। अब उसके बाद फिर क्या करें कि दूसरा जो है, फिर वक्रता, एक दूसरा किरण क्या हो सकता है, वक्रता केंद्र से होकर निकल सकता है। ठीक है, वक्रता केंद्र से होकर जब जाएगा तो क्या नियम है, जब वक्रता केंद्र से होकर जब कोई किरण निकलती है, मतलब दर्पण पे आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी के अनुदिश वो परावर्तित हो जाती है।
ठीक है, तो ये इसका पोजीशन होगा, ये मतलब इस दिशा में परावर्तित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जब एक पर है तो ये दो किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर मतलब गई, दर्पण से परावर्तित हुई और वापस आई प्रवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से मतलब पैरेलल मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण हमने लिया और मुख्य फोकस से निकल कर आई, तो ये दोनों आपस में कहीं मिल नहीं रही है। कहने का मतलब कि क्या है कि ये जो पोजीशन है, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है कि ये हमको पता नहीं है कि कहाँ बन रहा है, ये इसका हमेशा जो पोजीशन होगा अनंत होगा, या तो हमको पता नहीं है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, या उसका पोजीशन हम अनंत बताएंगे। ठीक है, तो इसका फिर जब बिंब मुख्य फोकस पर है तो प्रतिबिंब का जो पोजीशन होगा, स्थिति क्या हो जाएगा प्रतिबिंब का, कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, उसका जो नेचर क्या होगा, मतलब पहले तो साइज की बात करें, साइज बहुत बड़ा होगा, जो हमारा जो बिंब है उससे बहुत ज्यादा इनलार्ज होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होगा, नेचर उसका प्रकृति जो होगा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा, यानी कि अभी तक हम लोगों को जितना प्रतिबिंब प्राप्त हुआ वो सारा वास्तविक और उल्टा ही प्राप्त हुआ अवतल दर्पण में। ठीक है, पोजीशन नंबर 6 की बात करें, जब कोई बिंब F और P यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तब हमारा जो इमेज होगा वो कहाँ प्राप्त होगा, जब बिंब पोजीशन नंबर 6, जब बिंब F और P के बीच है, P के बीच है। ठीक है, इसमें अवतल दर्पण की वही फिगर ड्रा करेंगे। ये हमारा मुख्य ध्रुव, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या बोला, F और P के बीच में, अब हम बिंब लेने की बात कर रहे हैं कि F और P के बीच में अगर बिंब है तब, तो फिर वही पहला जो पोजीशन होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो ये क्या होगा, ये हमारे F से होकर मुख्य फोकस से होकर निकलेगा। ठीक है, दूसरा किरण अगर हम C से लेते हैं, इसका पोजीशन दूसरे किरण का अगर C से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, तो ये यहाँ से होगी। तो ये हम आप देखिए एक चीज कि यहाँ पे इन दो किरणों का साइज लगातार, मतलब दूरी लगातार बढ़ती जाएगी इस साइड, तो प्रतिबिंब तो प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि दूरी लगातार बढ़ रहा है, तो वो तो आपस में कहीं मिलेंगे नहीं, तो फिर प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। तो ये जो प्रतिबिंब है ये होगा मिरर के पीछे प्राप्त, जहाँ पे ये दो किरणें आपस में मिलती हुई प्रतीत होंगी, है ना। यानी कि अगर मान लें हमारा मुख्य फोकस काल्पनिक रेखा इधर है, तो हमारा जो इमेज है वो मिरर के पीछे प्राप्त होगा। अब इसकी स्थिति के बारे में हम बात करें, क्या होगा, तो स्थिति जब बिंब फोकस और ध्रुव के बीच है, तब फोकस और ध्रुव के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, ये हो गया इसका स्थिति। साइज क्या होगा, साइज होगा बड़ा। ठीक है, विवर्धित मतलब कि बड़ा होगा, बड़ा होगा। अब उसके बाद फिर इसकी प्रकृति क्या होगी, आप देखिए यहाँ पे इस लास्ट पोजीशन में जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, उसकी प्रकृति बदल गई। ये है काल्पनिक, क्योंकि इमेज तो कहीं पे बन नहीं रहा ना, ये लाइन इस साइड मिल नहीं रहा, इसको हम इमेजिन कर रहे हैं, ये हमारी कल्पना में है कि इमेज बन रहा है, तो इमेज कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा।
और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, ये हो जाएगी प्रकृति। ठीक है, तो इस तरह से ये अवतल दर्पण के सारे पोजीशंस के बारे में मैंने चर्चा किया और आपको बताया कि किस पोजीशन पर बिंब के रखने से उसका प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। इसके साथ ही अवतल दर्पण के बारे में हम लोगों ने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। उसके थोड़े से यूज के बारे में भी चर्चा कर लिया जाए कि अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अवतल दर्पण से दोनों तरह के फिगर्स प्राप्त हो रहे हैं, इन्वर्टेड मतलब कि वास्तविक और उल्टा, छोटा, हर तरह का। तो इसका उपयोग सबसे पहले तो टॉर्च और सर्च लाइट वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का इससे जो अवतल दर्पण है, ये प्रकाश का शक्तिशाली और समानांतर किरण पुंज देता है। इसलिए टॉर्च में प्रकाश का शक्तिशाली और समानांतर किरण पुंज देने के कारण इसका इस्तेमाल टॉर्च और सर्च लाइट में किया जाता है, जिससे कि स्पष्ट मतलब ये स्पष्ट देखने में सहायक होता है। ठीक है। दूसरा, शेविंग दर्पण में इसका उपयोग होता है। शेविंग दर्पण में क्यों? प्रतिबिंब को बड़ा करके देखने के लिए। लास्ट पोजीशन में हम लोगों ने क्या देखा कि जब बिंब एफ और पी के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब विवर्धित प्राप्त होता है ना। तो इसलिए इसका शेविंग दर्पण में भी उपयोग किया जाता है, ताकि बड़ा करके फिगर को देखा जा सके और आसानी से पता किया जा सके कि दाढ़ी कितना बड़ा या छोटा है। ठीक है। उसके बाद दंत विशेषज्ञों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ दांत को बड़ा करके देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में जैसा कि आपको मैंने बताया कि पहला सबसे फर्स्ट पोजीशन की बात जब की कि सबसे पहला हमारा जो पोजीशन क्या था आपका कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर जो कोई ऑब्जेक्ट था तो आपने क्या देखा कि उसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बना, फोकस पे बना, फोकस दूरी पे बना, फोकस पे बना। तो एक तरह से सारी किरणें एक जगह पे आकर संकेंद्रित हो गई। तो इस संकेंद्रण के चलते क्या हुआ, प्रकाश की ऊर्जा का संकेंद्रण किया जा सका, जिससे कि उनकी ऊर्जा को एक जगह पे केंद्रित करना आसान हो गया। यही कारण है कि अब ये जो हमारा अवतल दर्पण है वो प्रकाश के किरणों को जो कि संकेंद्रित कर देती है, मतलब एक जगह जमा कर देती है, इसीलिए इनका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। ठीक है। तो ये था आज हमारा अवतल दर्पण का किस तरह से किरण आरेख ड्रॉ करते हैं, उसके बिंब और प्रतिबिंब की जानकारी और उसके साथ साथ उसके उपयोग के बारे में। इसके आगे के वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के यानी उत्तल दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। बहुत लंबा हो गया।